नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारी बुक स्पंदना का हमारा दूसरा चैप्टर था संघे शक्ति। तो संगठन में ही शक्ति है, इस चैप्टर का हमने अनुवाद करने के पश्चात अब हमारा जो चल रहा था वो अभ्यास प्रश्न चल रहे थे, जिसमें हमने जो क्वेश्चन थे वो सभी कर लिए। अब हमारे व्याकरण के प्रश्न चल रहे हैं। व्याकरण के हमने पहला प्रश्न जो किया था उसमें धातु, लकार, पुरुष और वचन थे, और दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें हमने किए थे वचन, विभक्ति और वचन और शब्द, यानी कि शब्द रूपों के ऊपर थे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा संधि का, कि इसमें हमें संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। तो देखिए इसका तीसरे का पहला है पद कुतो अत्र। जब मैंने आपको संधियां करवाई थी तो ये शब्द करवाए थे कुतो अत्र। आप ही खुद ही कर दोगे इसको। तो देखिए क्या होगा इसका, कुतः प्लस अत्र। संधि का नाम क्या होगा भाई? देखिए यहाँ विसर्ग के स्थान पर उ हो रहा है और उ का ओत्व हो रहा है। क्यों? उ प्लस ए बराबर ओ हो रहा है, तो यहाँ उत्व हो जाएगा। तो यहाँ संधि कौन सी होगी हमारी? उत्व विसर्ग संधि। इस प्रकार से हमें आना चाहिए, रटने का काम नहीं है। ग्रामर को जितना आप प्रैक्टिकली करोगे, जिस प्रकार से मैथ के क्वेश्चन किए जाते हैं उसी प्रकार से आपको ग्रामर भी करनी होती है। इसका दूसरा क्वेश्चन है व्याकुलश्चलिता। कुलह देखिए व्याकुल शब्द आपको पता है, व्याकुल चलिता। तो यहाँ जो शा आ रहा है वो किससे आ रहा है? विसर्ग से आ रहा है। तो देखिए यहाँ आपका आएगा व्याकुलः प्लस चलित। तो देखिए यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या हो रहा है? सा हो रहा है। ससजु सोरू से सा हो रहा है, लेकिन यहाँ कौन सा वर्ग है? च वर्ग है। तो हमने सकार के स्थान पर, यानी कि जो हमने संधि पढ़ी थी सचुत्व, उसमें क्या पढ़ा था? इस्तो इशु नाश्चु। इस सूत्र से सकार शकार चवर्ग के बाद अथवा पहले सकार तवर्ग आए तो इनके स्थान पर ये वाले वर्ण हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ चार आए तो ये वाला सा किस में बदल जाएगा? ये वाला शा इस वाले शा में, तालव्य शा में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये संधियाँ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ हमें लिखना है सत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? सत्व विसर्ग संधि। व्याकुलश्चलितः, व्याकुलः यहाँ पे हम इसको तोड़ देंगे और चलितः को अलग कर देंगे। इस प्रकार से हमारा व्याकुलश्चलितः बना। अगला है अप्येवम्। अप्येवम्। अब देखिए यहाँ कहाँ से टूटना चाहिए? सार्थक शब्दों का संधि विच्छेद होना चाहिए। तो यहाँ से जब ये टूटेगा तो ये या आ रहा है, या से पहले आधा व्यंजन वर्ण आ रहा है। जब मैंने आपको इको यणचि सूत्र करवाया था, यानी कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, वो कौन सी संधि होती है? यण संधि। या वा रा ला से पहले यदि कोई आधा व्यंजन वर्ण आता है तो वहाँ यण संधि होती है। तो देखिए यहाँ यण संधि का तो नाम हमें पता चल गया, लेकिन हमें क्या करना है? या किसके स्थान पर है? ई के स्थान पर। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। पा वर्ण है, इसको हमने हलंत कर दिया, लेकिन यहाँ ये जो या बन रहा है वो किससे बन रहा है? ई से बन रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ बनेगा अपी। बन गया। पा में किसकी मात्रा लग गई? ई की, अपी। बची कौन सी मात्रा? एवं। तो बाद वाली मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता यण और अयादि वृद्धि में, अयादि संधि में। तो जो पूर्व पद का में ही चेंज होता है, इसमें पूर्व पद में ही आप परिवर्तन होता है। तो पा में से हमने ई निकाली और ई के स्थान पर क्या हो गया? या।
ई का या, ऊ का वा, री का रा और री का ला हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी ये संधि हुई कौन सी? यण संधि। अगला है हमारा प्रतिकारश्चिंत्यताम्। प्रतिकारश्चिंत्यताम्। तो देखिए यहाँ इसको हम किस प्रकार से तोड़ेंगे, यानी कि इसको अलग अलग करेंगे। यहाँ चार आए, प्रतिकार शब्द है, प्रतिकार माने बदला या उससे छुटकारा पाना। तो देखिए इसमें प्रतिकारः शब्द हमने लिखा, प्रतिकार लिख दिया। इसके बाद में क्या है? शा है, तो ये सा किस में बदल जाएगा? विसर्ग में। और प्लस में क्या बचा? चिंत्यताम्, चिंत्यताम्। तो यहाँ कौन सी संधि होगी? दोबारा से वही सत्व विसर्ग संधि होगी। क्यों? जो मैंने आपको बता दिया पहले ही ऊपर वाले में, जैसे उसमें हुआ ऐसे ही इसमें होगा। देखिए विसर्ग के स्थान पर तो सा हो गया, लेकिन ये जो हुआ इसके बाद में कौन सा वर्ण है? चा है। तो वही इस्तो इशुनाशु सूत्र लग करके इसमें कौन सा सा हो जाएगा? ये तालव्य वर्ण हो जाएगा, यानी कि तालव्य शा इसमें आ जाएगा। तो इसलिए इस संधि को हमने इसीलिए आपको बताया था कि ये जो दो संधियाँ हैं वो भले ही हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हमें इस विसर्ग संधि के लिए उन दोनों संधियों का ज्ञान बहुत आवश्यक था। सर्वै एक चित्ती भूय। देखिए सर्वै रेक चित्ती भूय। तो देखिए यहाँ है सर्वै। सर्वै शब्द है, कहाँ आता है? तृतीया का बहुवचन, सभी के द्वारा। तो वो क्या बनता है? तृतीया का बहुवचन ये बनता है सर्वहि। उसके बाद में क्या आएगा? एक चित्ती भूय। तो देखिए यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या हो रहा है? रा हो रहा है ना। तो रा जो विसर्ग के स्थान पर रा हो रहा था, उसमें जब एक ही मात्रा जुड़ जाती है तो वो रेक चित्ती भूय हो जाता है। अर्थात यहाँ कौन सी संधि होगी? हमारी रुत्व विसर्ग संधि। अगला है सुदूराद। अगला है सुदूरात जाल अपहारकान। दूर से ही जाल का अपहरण करके ले जाते हुए, यानी कि देखिए सुदूरात यहाँ होगा हमारा सुदूराद। क्या हो गया? सुदूराद। यहाँ तोड़ दिया हमने इसको। इसके बाद में क्या कर दिया? जाल, जाल अप हार कान। देखिए इस प्रकार से इसको दो बार तोड़ा गया। सुदूरात जाल अपहारकान। अब देखिए यहाँ कौन सी संधि हो रही है? यहाँ जो दा के स्थान पर क्या हो रहा है? वो ईश्चुत्व संधि हो रही है। दा के स्थान पर क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा, क्योंकि ये दंत्य वर्ण तवर्ग का वर्ण है जो कि च वर्ग के वर्णों में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस दा के स्थान पर तो जा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जाल के ला में आ की मात्रा है और यहाँ भी आ की मात्रा है, तो इन दोनों का दीर्घ आदेश हो गया। तो ये बन गया जालाप अपहारकान। तो ये देखिए इस प्रकार से इसमें हमने दो संधियाँ की। कौन सी? एक तो सिचुत्व संधि की और एक कौन सी की? दीर्घ संधि। इस प्रकार से हमें ये सारी संधियों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो गई। अब हमारी चौथी एक्सरसाइज जो होगी
वो है हमारी समास विग्रह। तो ये है हमारा व्याकरण का 4th क्वेश्चन, समास विग्रह। तो समास विग्रह में देखिए, इसमें पहला समास विग्रह दे रखा है गोदावरी तीरे, गोदावरी के किनारे। जो समास विग्रह किया जाता है वो शब्द का अर्थ लगा करके किया जाता है कि इस शब्द को कौन कौन सी विभक्ति में, अर्थात कौन कौन सी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हुए इसे तोड़ा जा रहा है। तो विग्रह का मतलब होता है समस्त पद का अलग अलग शब्दों में तोड़ना या सार्थक शब्दों में उसका विच्छेद करके लिखना ही समास विग्रह कहलाता है, या उचित विभक्तियों का प्रयोग करते हुए उस समस्त पद को अलग अलग वाक्यों में लिखना। तो देखिए ये है हमारा गोदावरी तीरे, गोदावरी तीरे। तो देखिए इसका अर्थ समझ लीजिए क्या है। गोदावरी के किनारे, के का की के, तो गोदावरी है तो इसके रूप किसकी तरह चलेंगे, नदी की तरह। ईकारांत स्त्रीलिंग है तो नदी के रूप की तरह चलेंगे। तो नदी का जो षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा वो क्या होगा, नद्यः। तो यहाँ गोदावरी का क्या बनेगा, गोदावर्यः, यही बनेगा ना, गोदावर्यः तीरे, गोदावरी के किनारे। तो यहाँ इसका जो समास का नाम क्या होगा, कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ, यहाँ षष्ठी का प्रयोग हुआ। तो यहाँ हो गया हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। गोदावर्यः तीरे, तो ये जो आधा या वहाँ से आ गया इसमें नद्या की तरह, तो षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष, यानी कि षष्ठी तत्पुरुष। जो तत्पुरुष समास होता है वो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी तक होता है। तो इस प्रकार से ये जो तत्पुरुष समास इसमें हुआ। दूसरा है हमारा अनिष्ट दर्शनम। अनिष्ट दर्शनम, अनिष्ट दर्शनम में है कि अनिष्ट है जो दर्शन, अर्थात वह दर्शन जिससे कोई अनिष्ट होने वाला है। तो अनिष्टम च तत् दर्शनम, इसका क्या समास विग्रह होगा, अनिष्टम च तत् दर्शनम। तो कौन सा समास होगा, जहाँ च और तत् लग गया तो ये होगा हमारा कर्मधारय समास। अनिष्ट दर्शनम में होगा अनिष्टम च तत् दर्शनम। तो यहाँ हमारा समास हो गया कर्मधारय। अनअभिमतम, अगला है अनभिमतम। अनअभिमतम यानी कि ये अभिमतम, ना अभिमतम यानी कि जो अभिमतम नहीं है, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, अनभिमतम। तो ना अभिमतम, ये अन लग गया। वैसे तो यहाँ भी अनिष्ट दर्शनम हो रहा है, लेकिन यहाँ अनिष्ट शब्द अपने आप में सार्थक है, इसीलिए तो हमने यहाँ लिखा ना अभिमतम, ना अभिमतम। तो कौन सा तत्पुरुष, कौन सा समास होगा, जब ना आ जाए, आ के स्थान पर जब समास विग्रह करते समय ना आ जाए तो देखिए सीधी सी बात है, वहाँ नेय तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, नेय तत्पुरुष समास होता है। अगला है इसमें सपरिवार, सा शब्द आ जाए, सपरिवार। जब आपको समास करवाऊंगी ना तो बहुत अच्छे से आपके लिए सारी चीज़ें करा दी जाएंगी। तो सपरिवार है, शब्द है हमारा। इसमें देखिए परिवार के साथ, तो क्या आएगा, परिवार के साथ, से के साथ यानी कि तृतीया का ये सह समम साखम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, परिवारेण सहितम, क्या करेंगे, परिवारेण सहितम। तो कौन सी विभक्ति हो रही है, तृतीया। तो सीधी सीधी सी बात है, तृतीया तत्पुरुष, तृतीया
तत्पुरुष निर्जनम, निर्जनम। अब देखिए यहाँ हमारा समास बदलेगा निर्जनम में। कौन सा समास होना चाहिए? जना नाम अभावा, निर शब्द है, निर क्या है? यहाँ अव्यय है। तो देखिए यहाँ हम करेंगे जना नाम, निर का अर्थ होता है अभाव, अभाव अर्थ में निर का प्रयोग किया जाता है कि जना नाम अभाव, तो कौन सा समास होना चाहिए? अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद अव्यय होता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। मत दंतिना, अगला क्या है? मत दंतिना। मत दंतिना किसे कहा गया है यहाँ पर? मत दंतिना, यह मत दंतिना कहा गया है मत्तः, ये दंतिना, दंतिना माने होती है जो मत वाले हाथी होते हैं। मत्तः दंतिना, मत्तः च ते दंतिनः, मत्तः च ते दंतिनः, अर्थात जो मत वाले हाथी होते हैं। तो देखिए यहाँ भी हमारा समास होगा, वो क्या होगा? कर्मधारय समास ही होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। लास्ट इसका जो हमारा इसका क्वेश्चन बनता है वो है अविचारितम। क्या है? अविचारितम। तो देखिए सेम बात है, अनभिमतम और अविचारितम। तो देखिए ना विचारितम, बिना विचारे, कौन सा समास होना चाहिए? वही नेय तत्पुरुष। तो ये हमारा समास हो गया। गोदावर्याः तीरे षष्ठी तत्पुरुष, अनिष्ट दर्शनम, अनिष्टम च तत् दर्शनम कर्मधारय, अनभिमतम न अभिमतम नेय तत्पुरुष, सपरिवारेण परिवारेण सहितम तृतीय तत्पुरुष, निर्जनम जनानाम अभाव अव्ययी भाव, मत दंतिनः मत्तः च ते दंतिनः कर्मधारय, और अविचारितम न विचारितम नेय तत्पुरुष। अब हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है हमारा प्रकृति प्रत्यय। समास के बाद आया हमारा प्रकृति प्रत्यय, यानी कि प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, जो मूल शब्द है उसे हम प्रकृति कहते हैं, मूल शब्द है या धातु है उसे ही हम प्रकृति कहते हैं। और प्रत्यय, और उसमें कौन सा प्रत्यय, तो वह हमें सब अलग अलग करके बताना है। तो देखिए इसमें हम वही पद लिखा हुआ है, आगे है हमारी प्रकृति और प्लस में है हमारा प्रत्यय। तो देखिए पहला जो शब्द है हमारा प्रबुद्ध है। आपके लिए प्रत्यय भी कराए जाएंगे, सारे नियम लिखाए जाएंगे एक एक चीज़ के। और ये जो इसमें प्रबुद्ध है में कित प्रत्यय है ना, इसमें बहुत सारे नियम हैं जो हमें नियम जब हम पढ़ लेंगे तो इस प्रत्यय को कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। कित प्रत्यय बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रत्यय है। तो देखिए अब इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो देखिए अलग करने पर क्या आया? प्रय उपसर्ग हो गया, बुध धातु हो गई। कौन सी धातु हो गई? बुध। और इसमें कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। इसे ता प्रत्यय भी बोलते हैं और इसे कत भी बोलते हैं, क्योंकि ये आधा का और ता है, लेकिन वैसे इसे इसका शुद्ध उच्चारण वो होता है ता। इसे कहते हैं ता प्रत्यय, क्योंकि इस प्रत्यय का केवल ता शेष रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कराई जाएंगी कि ये बुद्ध जो हुआ था प्रबुद्ध में, ये यानी कि का तो लोप हो गया, लशक को तद्दिखते एक सूत्र लगता है तो उसमें का लोप हो जाता है और ता बचता है। तो ता जो बचता है उसके स्थान पर ये धा कैसे हुआ? ये छोटी सी बात है, आपको सारी संधियाँ करा दी गई हैं, तो वो कैसे हो गया? तो देखिए ये जो आपको बुध है ना, बुध प्लस धा हो रहा है, ता के स्थान पर ये दा हो रहा है ना, तो ये इसके स्थान पर तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, जलाम झस जैसी सूत्र से। तो इस प्रकार से भी है इसका नियम, और इसके ता के स्थान पर धा हो जाता है। अगला देखिए जातम। जातम, हाँ भाई बताइए इसमें कौन सी धातु होनी चाहिए? जातम में धातु होनी चाहिए कौन सी?
प्रत्यय तो मैं बता देती हूँ, कत प्रत्यय, लगाइए दिमाग। वैसे इसमें सिंपल सी बात है, जो जातम शब्द है इसमें जो धातु लगेगी वो लगेगी जन धातु, और प्रत्यय तो हमारा है ही कौन सा, ता प्रत्यय है। तो इसमें जन धातु है और ता प्रत्यय, ये सारी चीजें आपको एक एक करके बताएंगे। अगला है विकीर्य। विकीर्य में देखिए वी उपसर्ग है, किरी धातु है और प्रत्यय कौन सा है हमारा, ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय की एक पहचान होती है कि उसमें जो हमारे प्रत्यय जो लगता है वो धातु से पहले उसमें पहले उपसर्ग जोड़ दिया जाता है जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो विकीर्य में वी प्लस क्री प्लस ल्यप। अगला है प्रच्छन्न। तो देखिए यहाँ प्र तो सीधी सीधी बात है, उपसर्ग हो गया। छन्न में छिद धातु है, कौन सी धातु है, छिद धातु है, और प्रत्यय है हमारा ता प्रत्यय यानी कि कत प्रत्यय, ईर्षी। अगला है हमारा ईर्षी। ईर्षी तो देखिए इसमें क्या होगा, ईर्ष कौन सी धातु है हमारी, ईर्ष, ईर्ष धातु है और इसमें इनी, इनी प्रत्यय है, किसका है, स्त्रीलिंग का, इसलिए यहां लगाया हमने टाप प्रत्यय, इसलिए ये बना हमारा ईर्षी शब्द। ईर्ष शब्द है, इनी धातु है और यहाँ पर ये इनी प्रत्यय और टाप प्रत्यय, इसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। अगला है 6 इसका घृणी। आया था ना श्लोक में ईर्षी घृणी, तो देखिए क्या शब्द होना चाहिए, घृणी। क्या होगा, घृणा प्लस यीप, घृणा प्लस यीप, जिसमें यीप प्रत्यय में क्या शेष रहता है, केवल ई शेष रहता है। इनी का केवल ई शेष रहता है। जब इसको हम स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो इसमें बड़ी की मात्रा हो जाती है और ईर्षी बन जाता है। तो ये हमारे हो गए आपके 5 क्वेश्चन, जिसमें कि आपको देखिए संधि, समास और प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, इसमें स्वरचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वैसे आपको वाक्य बनाने आने चाहिए, वैसे फिर भी मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए करवा देती हूँ। तो स्वरचित वाक्य वाले क्वेश्चन को अब देखते हैं। जो 6 क्वेश्चन है हमारा, स्वरचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला इसका पद है रात्रौ, रात्रौ, रात्रि के समय। इसमें उसका उदाहरण भी दे रखा है, बालकाः रात्रौ पठन्ति। इस प्रकार से आपको उस शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है, मेक सेंटेंस है ये। तो अगला है इसमें दूसरा वायस है, पढ़ा था आपने, वायस किसे कहा गया, कौए को। तो देखिए अपनी बुक में से ही बना लेते हैं, वायसः, तस्मिन् समये वायसः, तस्मिन् समये वायसः प्रबुद्ध, प्रबुद्ध, उस समय कौआ जागा हुआ था। प्रबुद्ध, उस समय कौआ कैसा था, जागा हुआ था, या प्रबुद्ध बभूव। अगला है हमारा चित्रग्रीव। छोटा सा सेंटेंस बनाना है इसमें आपको हिंदी में। चित्रग्रीव कौन था, चित्रग्रीव कबूतरों का राजा था। तो आप कैसे बनाओगे, चित्रग्रीव कबूतरों का राजा था। तो देखिए कैसे बनेगा ये, चित्रग्रीवः कबूतरों का, कपो ता नाम, षष्ठी विभक्ति में का की के चिन्ह लगेगा, तो कपोता नाम राजा आसीत। कबूतरों का राजा था। अगला है व्याध। व्याध माने शिकारी।
शिकारी ने जाल फैला दिया, क्या बनेगा? व्याध जालम विस्तीर्णम। शिकारी ने जाल फैलाया, तो क्या हुआ? यहाँ हमारा व्याध आ गया, यहाँ चित्रग्रीव, और यहाँ हमारा आ गया बायस। आपको जो जो शब्द दे रखे हैं और जब सेंटेंस में प्रयोग करना होता है तो उस शब्द को क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। असंतुष्ट, असंतुष्ट, असंतुष्ट यानी कि कभी भी संतुष्ट ना रहने वाला, खुश ना रहने वाला। तो आप इसको हिंदी में एक सरल सा वाक्य बनाओगे, वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। कैसे बनाओगे? स सर्वदा असंतुष्ट भवति। कैसे बनेगा? सह सर्वदा, सर्वदा माने हमेशा, असंतुष्ट भवति। नेक्स्ट है इसका प्रतिकार। प्रतिकार माने बदला। किसने लिया बदला? कबूतरों ने। तो कपोतानां प्रतिकारः चिंत्यताम्। कपोतः कपोतः प्रतिकारः, सॉरी, कबूतरों ने किससे बदला लिया? कपोतः व्याध। कबूतरों ने किससे बदला लिया था? शिकारी से बदला लिया था। कपोतः व्याधम प्रतिकारम, व्याधम प्रतिकारम, व्याधम प्रतिकारा, इतना ही बनेगा। कबूतरों के द्वारा, कपोतान कबूतरों के द्वारा, व्याधम प्रतिकारः, व्याध से यानी कि शिकारी से बदला लिया गया। अगला इसका जो शब्द है वो है पक्षिणा। देखिए ये पक्षिणा जो शब्द है, पक्षिण शब्द है, और कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो पक्षी यहाँ कौन से आ गए? बहुवचन हो गए। तो पक्षियों ने क्या किया था? पक्षिणः गगने उड्डीयते। तो जो सारे पक्षी थे वो गगन में उड़ गए। पक्षिणः गगने उड्डीयते। इसको भी बदल लेते हैं एक बार और। आगते विगते आगते विगते, आगते आई हुई विपत्ति पर किसने बदला लिया आई हुई विपत्ति का? प्रतिकारः चिंत्यताम्, बदलाव के बारे में सोचा। आगते विपत्तौ, आई हुई विपत्ति पर क्या किया? प्रतिकार लिया गया। तो देखिए यहाँ रात्रौ का दिया हुआ है, मैंने इसलिए लिखा नहीं। तो वायस में तस्मिन समय वायसा प्रबुद्धा बभूव, उस समय कौवा जागा हुआ था। चित्रग्रीव कबूतरों का राजा था। व्याधः जालम विस्तीर्णम, जाल किसने बिछाया? शिकारी ने जाल बिछाया। स सर्वथा असंतुष्टः, यहाँ असंतुष्ट शब्द है, जो वह हमेशा असंतुष्ट ही होता है। आगते विपत्तौ प्रतिकारः चिंत्यते, आई हुई विपत्ति का प्रतिकार के बारे में सोचा। और पक्षी गगन में उड़ गए। पक्षिणः गगने उड्डीयते। तो ये तो हमारा 6 क्वेश्चन ये हो गए जिसमें कि वाक्य निर्माण है। और 7वां क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए इसमें है हमारा उचित विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे सालमली तरोह पक्षिणः निवसन्ति, इसमें शब्द दे रखा है पक्षी। तो अवसन्नायाम रात्रौ, तो यहाँ क्या आएगा? रात्रौ। पहले में आएगा आ में रात्रौ। दूसरा है आ, इसमें देखिए इसमें है व्याध। 3 व्याधीन जालम विस्तीर्णम, तो यहाँ आएगा हमारा
व्याधेन, इसमें आएगा व्याधेन, तेन व्याधेन जालम विस्तीर्णम। अगला है इसमें तेन व्याधेन के बाद में कपोत राजा तंडुल कण लुब्धान कपोतान, क्या आएगा? कपोतान। इसके पश्चात है कपोतः तत्रोपविष्टः, तो यहाँ आएगा आपका सर्वे। सर्वे माने सभी कबूतर वहाँ बैठ गए। अल्पानाम अपि वस्तूनाम, चैप्टर को हमें ढंग से हम ये जब पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर ही दी हुई होती हैं, हमें अपना ज़्यादा दिमाग का यूज़ भी नहीं करना पड़ता। सव्याध जाल अपहारकान तान अवलोक्य पश्चात धावनम, तो यहाँ क्या आएगा? इसमें केवल आएगा बड़े ऊ में तान, तत् शब्द का है तान। तो आज हमारा यहाँ ये सेकंड चैप्टर अर्थ, अनुवाद और आपके एक्सरसाइज के साथ साथ कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।